Assalamu alaikum students. The topic for our today lecture is inert pair effect in group 4A elements and this is the topic that is given in your course book. ये देखें छोटा सा टॉपिक है जो आपकी कोर्स बुक में डिफ़ाइन हुआ है। इसमें आपको बताया हुआ है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके सो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट, inert pair effect क्या है? This is actually the tendency of an electron pair in the outer shell, the tendency of electron pair in the outer shell or in the valence shell to remain unshared is called inert pair effect. ठीक है, क्या चीज़ है कि वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल मीन कि जो किसी एटम का आउटर शेल होता है, तो वैलेंस शेल में ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसकी ये टेंडेंसी हो, ये कैपेबिलिटी हो कि वो रिमेन अनशेयर्ड, कि वो शेयर ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में आता रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक उसका छोटा सा क्वेश्चन, उसके साथ छोटा सा पार्ट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि एक्सप्लेन करें इनर्ट पेयर इफेक्ट को। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, सो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या चीज़ है? दिस इज़ the tendency of an electron pair in the valence shell due to which it remain unshared in and this phenomena is known as inert pair effect. अच्छा, अब यहाँ पे इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 4A के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे होता है। सो इफ़ वी लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A, इट इंक्लूड्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब इनमें हम देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे होता है, लेकिन उस पर जाने से पहले फर्स्ट आई विल डिस्कस द बॉन्डिंग इन कार्बन, फिर आपको सही समझ आएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इट इज़ 1s2 then 2s2 and then 2p6। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिटेल से पिछले वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इसका वैलेंस शेल क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट शेल, 1s2 मीन 1 इज़ द फर्स्ट शेल एंड देन वी हैव द सेकंड शेल विच इंक्लूड s एंड p सब शेल। सो दिस इज़ द वैलेंस शेल, सॉरी दिस इज़ 2। ठीक है, अच्छा, सो ये है हमारे पास इसका वैलेंस शेल जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। द टोटल आर 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 6। अच्छा, सो वी ड्रा इट लाइक दिस, दिस इज़ द s1s2 and this is 2s2 and then we have 2p2। अच्छा, 2p2 को जब आप ड्रा करते हैं तो उसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कि वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, कोई एटम जो बॉन्ड बनाता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसमें जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ वही बॉन्ड बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सो इट शुड फॉर्म ओनली 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन कार्बन में आपने हर जगह पे देखा हुआ है कि कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बनाता, इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल जम्प्स इनटू द p ऑर्बिटल एंड आफ्टर दैट वी गेट 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास सिचुएशन ऐसे बन जाती है, ये s सब शेल आ गया और p में फिर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो नाउ वी हैव 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ये जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इसके 4 बॉन्ड बने हैं। ठीक है, सो ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया है इनटू द p सब शेल और फिर इनकी मिक्सिंग होगी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जिनमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखें सेम इज़ द सिचुएशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स, दे ऑल हैव p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर देयर लास्ट शेल
तो जब P2 उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इट मीन्स कि सब में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सबको कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? दे आल शुड फॉर्म 2 बॉन्ड्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, सम ऑफ देम फॉर्म 4 बॉन्ड्स वाइल सम फॉर्म 2 बॉन्ड्स। तो अब जो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं उनका रीज़न क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है कि S जो सब शेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया है इनटू द P, एंड देन वी हैव 4 unpair electron, when they mix together and they form bond, then we have 4 bond for carbon. Similar is the case with silicon and most of the cases similar is the case with germanium. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, they undergo the process of hybridization, and after hybridization they can एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अच्छा, अब क्या है कि अगर इसमें हम देखें जो नेक्स्ट 2 मेंबर्स बच जाते हैं टिन और लेड, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट 3 में कार्बन सिलिकॉन में हमेशा होता है, जर्मेनियम में मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है सो दे फॉर्म 4 बॉन्ड। जो टिन और लेड है इनमें हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सो देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम एस इनटू पी सब शेल, तो हमारे पास वही 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एज अ रिज़ल्ट ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? दे विल फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 3 मेंबर्स में हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो रही है और लास्ट 2 मेंबर्स में हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होती। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कौन सी कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अच्छा, सो नाउ वी विल लुक एट द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशंस for hybridization। अच्छा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है इसमें देखो, पहले तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है, मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन थी। ठीक है, जो इसका आउटर शेल था उसकी सिचुएशन ये वाली है जिसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके लिए एस जो सब शेल है उससे इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहा है इनटू द पी सब शेल, एंड फॉर दिस पर्पज़ इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, बगैर एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं हो सकता। व्हेन दिस गेट एनफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप इनटू द पी सब शेल देन इट कैन जंप। ठीक है, जब इसको एनर्जी मिलेगी तो तभी ये जंप लगा सकता है। सो पहली जो इसमें बात आती है वो क्या है कि फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द S subshell into the P subshell, energy is absorbed। ठीक है, in this process energy is absorbed। जबकि दूसरा क्या है कि एक दफ़ा आपके पास एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर दी तो हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, नाउ वी हैव 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि ये जो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दे विल फॉर्म बॉन्ड बनाएंगे। ये किसके साथ बनाएंगे? सपोज़ अगर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। अब ये कार्बन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो ये जो इनके ऑर्बिटल्स हैं, द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विल कम इन कांटेक्ट विद द ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। तो जब ये इन कांटेक्ट आएंगे क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ, तो उस दौरान क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, when the orbitals of one atom mix with the orbitals of another atom when they tries to form a bond, तो उस दौरान क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड in the formation of covalent bond। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम एनर्जी रिलीज़ हुई है, और जब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर ये जो एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इफ दिस एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर दैन द एनर्जी absorbed during the process of jumping of electron from the S
सब शेल इनटू द पी सब शेल, तो तब ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फिजिबल है, अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज ज़्यादा है और जो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है वो कम है। ठीक है, सो तब हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल है। अगर ये एनर्जी रिलीज बहुत क्या है, कम है और एनर्जी एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इफ इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द एस इनटू पी सब शेल, और जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो कम है, तो तब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं होगी। सो अगर हम ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को देखें तो उसमें जो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, वो इस कंडीशन, ये कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब उसको जो एनर्जी चाहिए होती है फॉर द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस इनटू पी वो कम है, और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो ज़्यादा है। सो दैट्स वाई फॉर दिस 3 हाइब्रिडाइजेशन इज़ फिजिबल। जबकि बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वी हैव टीन एंड लेड, तो उन दो कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है इट इज़ लेस देन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस टू पी, सो दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट फिजिबल इन दिस 2 केसेस। देखो उनमें होता क्या है कि ये जो एटम्स हैं जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो इनको इन कांटेक्ट आना होगा। ठीक है, दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर एंड देन दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो टिन और लेड है दे हैव वेरी लार्ज साइज, एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर साइज इंक्रीजेज, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सो सिलिकॉन और लेड चूँकि इन द बॉटम ऑफ ग्रुप 4A आ रहे हैं, सो दे हैव लार्जर साइज, एंड ड्यू टू देयर लार्जर साइज जब ये टिन और लेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट ऑफ अनदर एटम, सपोज ए के इन कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि दे हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, देयर लार्ज एटॉमिक नंबर, दे हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। सिमिलरली जिस एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाना है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इतने रिपल्शन करते हैं कि ये एक दूसरे को करीब आने नहीं देते, एंड व्हेन दे कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, तो क्या होगा कि इनका बॉन्ड नहीं बनेगा, इनका बॉन्ड फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल से हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग कराते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एक वो प्रोसेस फिजिबल नहीं है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका वो क्या है, द साइज ऑफ टीन एंड लेड विच इज़ वेरी लार्ज एंड दे कैन नॉट ईजीली come in contact with the another atom with which they tries to form a bond. ठीक है, because of the electron repulsion they tries to repel each other। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, और एनर्जी रिलीज कम अमाउंट में तब होती है जब कोई बॉन्ड बन रहा होता है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो। ठीक है, सो ये इसका रीज़न हो गया है कि इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और जो बाकी 3 हैं हमारे पास, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिकॉज दे हैव स्मॉलर साइज। ठीक है, तो वो आसानी के साथ किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, उनका एटॉमिक नंबर कम है, उनका साइज़ छोटा है, सो वो आसानी से किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, और हम कहते हैं कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल है। ठीक है, सो ये हो गया है इनकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन कि क्या कंडीशन है। अब चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को, तो अब हम जाते हैं टुवर्ड्स इनर्ट पेयर इफेक्ट के हाइब्रिडाइजेशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। सो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं उनकी सिचुएशन क्या हो गई है आउटर शेल की, कि वी हैव नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इन द एस सब शेल एंड 3 हैं, दिस आल फॉर्म बॉन्ड विद अनदर एटम। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंगेज्ड हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन इन केस ऑफ टिन और लेड क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं लगा रहा। ठीक है, तो हमारे पास p जो सब शेल है उसकी सिचुएशन ये है, जबकि s सब शेल की सिचुएशन ये है। तो क्या होगा कि अब ये देखें, जो वैलेंस शेल का p सब शेल था वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन जो वैलेंस शेल का s सब शेल था वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो अगर वो हिस्सा नहीं ले रहा, इट रिमेन्स अनशेयर्ड, और ऐसे वैलेंस शेल का कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि वैलेंस शेल का
वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो अनशेयर्ड विच रिमेन्स अनशेयर्ड, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा, एज अ रिज़ल्ट वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहेंगे कि ये इनर्ट पेयर है। और इसका ट्रेंड क्या होगा कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो चूँकि उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फिजिबल नहीं होती, ठीक है, डाउन द ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट फिजिबल, and as a result one of the electron pair remain inert, तो हम क्या कहेंगे कि inert pair effect increases down the group, ठीक है, inert pair effect जो है this increases down the group. So this is our inert pair effect, जिसमें आपने पढ़ लिया कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जो फर्स्ट 3 हैं दे टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो चूंकि उनकी हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं है, और जब हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल नहीं होगी तो क्या होगा, उनमें इनर्ट पेयर आ जाता है, और ये इनर्ट पेयर दिस रिमेन अनशेयर्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसको हम कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर है। सो डाउन द ग्रुप एज द हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट फिजिबल, सो द इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये हो गया है आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कार्बन, सिलिकॉन और लेड के जो क्लोराइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उनकी स्टेबिलिटी क्या है।